दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हिस्ट्री क्या है। इतिहास वैसी घटना है जो मतलब अतीत में घटित हुई है और जिसके जो घटनाएं निश्चित हो और जिनके मतलब घटना होने या कोई साक्ष्य हो, उसी को इतिहास कहते हैं। तो हमने उसके विषय में जिक्र किया था। तो आज जैसा कि हमने पिछली क्लास में कहा था कि आज हम मतलब चर्चा करेंगे इतिहास के विषय में, भारतीय इतिहास के विषय में। ठीक है, तो चलते हैं भारतीय इतिहास के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय इतिहास जो हमारा है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला आपका हो गया प्राचीन भारत, दूसरा हो गया मध्यकालीन भारत और तीसरा हो गया आधुनिक भारत। तो जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत पुनः भी प्राचीन भारत को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जब आपका प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल यानी इस काल में ये जो मतलब टाइम पीरियड है ये पूर्णतः अवशेषों पर ही आधारित है, जिसका हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था कि अवशेष क्या होते हैं, फॉसिल्स, उसी पर ही आधारित है। और उसके बाद जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल भी अवशेषों पर आधारित है, लेकिन मतलब इसमें ये जो है इसमें कुछ लिपि का विकास हुआ था। ठीक है, मतलब लिपि का विकास ऐसा हुआ था जिसको हम पढ़ नहीं सकते, वैसी लिपि थी, यानी वो पिक्टोग्राफी पे डिपेंड थी, चित्रों पर पूर्णतः मतलब थी, वो निर्भर करती थी, मतलब ऐसी लिपि। इस लिपि को हम लोग कहते हैं भावचित्रात्मक लिपि। ठीक है, ये लिपि कही जाती है भावचित्रात्मक लिपि, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका ऐतिहासिक काल हो गया, हिस्टोरिक पीरियड। ये ऐतिहासिक काल में मतलब ये पूर्णतः लिखित थी, यानी इस काल में हम लोग ये भी अवशेषों पर आधारित थी, लेकिन इस काल की लिपियाँ जो भी थी उसको हम पढ़ सकते थे, यानी मतलब इस काल की लिपि को पढ़ सकते थे, यानी इसका इतिहास में मतलब वर्णन है, इसको पढ़ा जा सकता है। तो इन तीनों के अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं, इन तीनों में सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा आपका प्रागैतिहासिक काल का। प्रागैतिहासिक काल इसको पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका हो गया पाषाण काल, दूसरा हो गया ताम्रयुग। ठीक है, यानी एक हो गया आपका स्टोन एज और दूसरा हो गया आपका कॉपर एज। अगर स्टोन एज की बात करें तो स्टोन एज को भी मतलब पाषाण युग को भी पुनः फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें आपका पहला आ गया पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल और तीसरा आपका हो गया नव पाषाण काल। अगर पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल और ताम्रयुगीन यानी जो कॉपर एज है और जो स्टोन एज है, इन दोनों में सबसे लंबा पीरियड रहा आपका पाषाण युग का, स्टोन एज का रहा। ठीक है, और इसको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम इसके विषय में देखते हैं। जो आपका दिया हुआ है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इस काल में जो मनुष्य था, मनुष्य मतलब अग्नि का आविष्कार किया था, यानी पत्थर से अपना अग्नि जलाता था, उसके बाद अपना जो कुछ करना था करता था। फिर उसके बाद हंटर यानी पूर्णतः जो मनुष्य की जो सभ्यता थी वो पूर्णतः शिकार पर निर्भर थी। ठीक है, वो शिकार करता और फिर अग्नि जलाता, यानी इस काल में 2 ही चीज़ों का आविष्कार हुआ था, एक अग्नि का और दूसरा मतलब वो शिकार करता था। 2 ही चीज़ के विषय में जानकारी थी। उसके बाद आपका आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में उनकी सभ्यता में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, यानी उन लोगों का उत्थान हुआ और इस काल में आपका पशुपालन शुरू होने लगा। ठीक है, मतलब वो जो मतलब जो भी उस टाइम के व्यक्ति थे वो अब धीरे धीरे पशुपालन करने लगे। ठीक है, उनकी सभ्यता थोड़ी थोड़ी विकसित होने लगी। और अंततोगत्वा जो आपका नव पाषाण काल में मनुष्यों ने मतलब कृषि करना शुरू की, पशुपालन करना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद फिर वो कृषि भी करने लगे और कृषि करने लगे, पशुपालन किए, पशुपालन से फिर पशुपालन से ही कृषि करते, जिससे कृषि की उपज ज़्यादा होने लगी। धीरे धीरे में सभ्यता का विकास हुआ आपके नव पाषाण काल में। अगर हम ईस्वी सन की बात करें यानी इनके कालक्रम की बात की जाए तो आपका कालक्रम का निर्धारण इस तरह से होता है, मतलब जो आपका BC दिया हुआ है 0 यानी बर्थ ऑफ क्रस्ट, यानी ईसा मसीह से जन्म के पहले को, ठीक है, हम BC लिखते हैं यानी बिफोर क्रस्ट। ठीक है, ईसा मसीह से जन्म के पहले। और उसके बाद ईसा मसीह के जन्म वाले हम जो मतलब जो ईयर होता है या जो साल होता है उस टाइम को हम लिखते हैं एनो डोमिनी, AD लिखते हैं, उसके बाद वाले को AD लिखते हैं और फिर पहले वाले, यानी जो ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का कालक्रम होता है, ठीक है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है और उसके बाद का जो कालक्रम होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो भी ईसा मसीह का मान लीजिए जन्म यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो इसके पहले अगर जाएंगे जैसे 500 BC 1000 BC, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले जो भी मतलब जो भी कालक्रम होता है उनमें BC लगाना नेसेसरी अनिवार्य है। ठीक है, और जो जिसमें BC लगा रहता है वो किस में चलता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, घटते क्रम में इधर से। और उसके बाद फिर आपका जो ये बर्थ ऑफ क्रस्ट हो गया यानी BC, उसके बाद फिर आगे जो होगा वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा, यानी इसके बाद जब लिखना होगा तो ये आपका हो गया 500, फिर 1000, उसके बाद फिर 1500 हो गया, उसके बाद फिर 2000 हो गया। ठीक है, ये बढ़ते चला जाएगा, लेकिन पीछे जाना होगा तो ये BC, इसको बिफोर क्रस्ट कहते हैं।
अगर हम उसके बाद फिर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसका कालक्रम था 2000 BC से लेकर के 6000 BC तक। उसी में आपका जो कॉपर एज है यानी जो ताम्र युग है उसका भी डेट था, उसका भी कालक्रम था 3000 BC से लेकर के 2000 BC तक। और ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल का था 2000 BC से लेकर के 600 BC तक। यानी कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके नवपाषाण काल का कालक्रम रहा 4000 BC से लेकर के 2500 BC तक। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका कालक्रम था 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक। उसके बाद फिर ऐसा इतिहासकार मानते हैं, यानी मतलब वहाँ से मिले अवशेषों से पता लगता है कि 250 मतलब उसके बाद फिर बाढ़ आया, बाढ़ आने के बाद पूरा जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो पूरा छत बिछत हो गई, यानी सब खत्म हो गया। और जो भी अवशेष मिले उसी अवशेष से निष्कर्ष निकाला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के रहन सहन का स्तर क्या था, उनका परिवेश कैसा था, उनका सामाजिक माहौल कैसा था, ठीक है, वो लोग कितने विकसित थे, उनकी सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी या नगरीय सभ्यता थी। इन सब बातों का वर्णन हमें उसी से मिलता है। उनके नष्ट होने के बाद जो भी फॉसिल्स मिले उसी से पता चलता है। अगर हम उसके बाद बात करें तो फिर आपका 1500 BC से लेकर के 600 BC ये जो आपका कालक्रम रहा वो रहा आपका पूरा मतलब उसके बाद दूसरी एक सभ्यता विकसित हुई जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसका वर्णन हमें वेदों से ही मिलता है, यानी वेदों में ये वर्णित है ये इसकी मतलब वैदिक सभ्यता के विषय में। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि मतलब वैदिक सभ्यता में जो मनुष्य थे, ठीक है, उनको 4 वर्णों में बांटा गया था। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और शूद्र हो गए। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का काम था मतलब यज्ञ वगैरह करना, पूजा पाठ करना, ठीक है, मतलब कोई भी धार्मिक कार्य करना ब्राह्मणों का कार्य होता था। उसके बाद फिर आपके जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का कार्य होता था कि जैसे मान लीजिए जो भी प्रजा हो गई, ठीक है, प्रजा को बाहरी आक्रमण से बचाना है, ठीक है, मतलब जो कोई भी बाहरी आक्रमण ना हो, ठीक है, इससे इसकी रक्षा करना यही प्रजा का मतलब यही उसका क्षत्रिय का काम होता था। और उसके बाद तो वैश्य समाज के जो लोग होते थे वो लोग अपना क्या बोलते हैं, एक इकोनॉमिक बैलेंस बना के रखते थे, आर्थिक सामंजस्य बना के रखते थे, यानी कोई मतलब आर्थिक स्तर पर कोई उथल पुथल ना हो और आर्थिक जो कार्य है वो मतलब प्रजा में सुचारू रूप से चलता रहे। तो वैसे समाज के लोगों का काम था आर्थिक सामंजस्य को बना के रखना। उसके बाद फिर जो शूद्र समाज के लोग थे उनकी ड्यूटी थी, उनका कर्तव्य था कि वो ब्राह्मण हो गए, फिर आपके क्षत्रिय हो गए और जो वैश्य हो गए, इनकी सेवा करना और कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, मतलब निम्न जाति के कार्य करना शूद्रों का काम होता था। यही सब चलते चलता गया। वैदिक सभ्यता के बाद भी ये चलता गया। तो उसके बाद फिर 6ठी शताब्दी में 2 महान व्यक्तियों का अभ्युदय हुआ जिनके विषय में हमको पढ़ना है। 6ठी शताब्दी में 6ठी शताब्दी का धार्मिक उत्थान, ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट इन 600 BC। उसमें आपका गौतम बुद्ध के विषय में पढ़ना है। उसके बाद फिर महावीर के विषय में। तो जाति व्यवस्था यानी जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी 4 वर्णों में विभाजित थी। हमारा समाज पूरे 4 वर्णों में विभाजित था। तो इन्हीं सब से मतलब प्रभावित होकर के गौतम बुद्ध ने मतलब एक ऐसे पंथ का, एक ऐसे धर्म का मतलब विकास किया जिसको बौद्ध धर्म कहते हैं। तो उस बौद्ध धर्म में उन्होंने ज़्यादातर जनरली आश्रय दिया था शूद्रों को ही, मतलब शूद्रों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना एक धार्मिक ये खोला। उसके बाद फिर शूद्रों को अपने धर्म में जगह दिया, यानी शूद्रों के लिए वो खोला गया था बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आपके जो वैश्य समाज के लोग हो गए, ठीक है, इनके लिए इन्होंने भगवान महावीर ने फिर इनके उत्थान के लिए अपना एक अलग संप्रदाय बनाया। तो आज भी मतलब जैन समाज में कृषि क्या होते हैं, कृषि मतलब मनाही है, यानी जो भी जनरली जैन समाज के लोग होते हैं वो व्यवसायी वर्ग ही होते हैं और वो लोग ऐसा मानते हैं कृषि करना पाप है। ये आपके अनंत काल से मतलब भगवान महावीर के काल से ही चली आ रही है। तो जैन धर्मों का आश्रय दिया। जैन धर्म में आश्रय किसको मिला, वैश्य को, और शूद्रों का आश्रय मिला क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध ने उनको आश्रय दिया बौद्ध धर्म में। उसके बाद फिर 1000 BC में धीरे धीरे मानव सभ्यता विकसित होती गई। और पहले तो ताम्र मतलब क्या बोलते हैं, कॉपर का आविष्कार हुआ था। उसके बाद फिर पुनः आविष्कार हुआ। उसके बाद फिर आपका 2000 BC में हुआ था लोहे का आविष्कार हो गया था। 3000 BC से 2000 BC एक कालक्रम में, मतलब इसके कालक्रम में तो ताम्र युगीन थी, ये कॉपर का आविष्कार हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका कालक्रम रहा आपका 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक। इस कालक्रम में मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में टीन का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो टीन का आविष्कार हुआ तो पहले कॉपर का आविष्कार हो चुका था, तो कॉपर और टीन को मिलकर कांसा बनता है। तो यानी ये सभ्यता कांस्य युगीन में प्रवेश कर चुकी थी पूर्ण रूप से। उसके बाद धीरे धीरे 1000 BC में आविष्कार हुआ
लोहे का आविष्कार हुआ। ठीक है, लोहे का आविष्कार हुआ तो लोहा का आविष्कार हुआ तो फिर पहले तो अपने लकड़ी से हल जोतना होता था, फिर जो भी सारी मतलब काम होता था पशुपालन वगैरह का वो सब सारे लकड़ी से होता था, लोग कृषि पर निर्भर रहते थे। लेकिन जैसे लोहे का आविष्कार हुआ मतलब तो फिर पैदावार में क्रांति आने लगी, यानी उनकी उपज ज़्यादा होने लगी। उपज ज़्यादा होगी तो उसकी बिक्री से धन आएगा, धन आएगा तो लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होगा, जीवन स्तर ऊँचा होगा तो लोग शहरों की तरफ पलायन करेंगे, यानी उनकी सभ्यता विकसित होगी। और इसी विकसित होते गई, लोग विकसित होते गए और विकसित होने के कारण ही मतलब लिपियों का विकास हुआ, सब कुछ का विकास हुआ। उसके बाद अपना फिर आपको धार्मिक मतलब जो भी आंदोलन हुआ 600 ईस्वी में, 600 BC में। ठीक है, और उसके बाद फिर 600 BC में जो बौद्ध धर्म का ये हुआ, बौद्ध धर्म ने अपना ये किया। तो बौद्ध धर्म द्वारा लिखित किताब एक है अंगुत्तर निकाय, जिसमें ही इस बात का वर्णन मिलता है कि मतलब बौद्ध धर्म के समय में मगध मतलब क्या बोलते हैं सोलह मतलब जो ये भारत मतलब पूरा भारत वंश था। ठीक है, यानी जो पूरा इंडिया था मतलब इधर का जो भी एरिया था वो 16 महाजनपदों में विभाजित है। तो 16 महाजनपदों का हमें वर्णन कहाँ से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के मतलब बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसी से इस बात का वर्णन मिलता है। और उसके बाद फिर आपका जो हिस्टोरिक पीरियड है ऐतिहासिक काल। ठीक है, जब लोहा का आविष्कार हो गया 1000 में, तो फिर 1000 BC में, तो ऐतिहासिक काल में तो फिर हम प्रवेश कर चुके थे 600 BC से लेकर के। इसमें लिपि भी पूर्ण से विकसित हो चुकी थी और अवशेषों से भी मतलब जो भी फॉसिल्स थे उससे भी निष्कर्ष निकालते थे, यानी उससे भी पता चलता था। तो हम लोग प्रवेश कर चुके थे ऐतिहासिक काल में। तो फिर 600 BC से लेकर 712 ईस्वी तक। ठीक है, जो पूरा कालखंड होता है वो किसका होता है? ऐतिहासिक युग का होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे इसके विषय में, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के विषय में। उसके बाद फिर जो शुरू करना होगा फिर अपना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।